हेलो स्टूडेंट्स। तो जो टॉपिक हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में कंप्लीट किया वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको पूरी तरीके से ले लिया। तो उसमें जो हमने पॉइंट पढ़ा वो था मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस इज कॉज्ड बाय डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ एलएच, फॉलिकुलर फेज इज कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ एफएसएच एस्ट्रोजन, and luteal phase is caused by high level of progesterone। पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक पढ़ा दिया, उसमें एक एक फेजेस पढ़ा दिया, फर्टाइल पीरियड पढ़ा दिया, सब कंप्लीट। उसके बाद मैं एनसीईआरटी से हटके एक टॉपिक लिया और वो है एग मेम्ब्रेन्स के टाइप। कंप्लीट हो गया प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। ठीक है सब। अब जो स्टूडेंट्स टॉपिक हम लेंगे वो भी एनसीईआरटी में नहीं है और वो टाइप्स ऑफ एग। इनमें आप क्वेश्चंस करेंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस होंगे, बुक्स के क्वेश्चन होंगे, उनमें क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले टॉपिक जुड़ा हुआ था, अब नहीं, तो हम ले लेते हैं इसको टॉपिक को। आपको ये बात पता है कि एग के अंदर दो सब्सटेंस होते हैं, वन इज कॉल्ड द योक एंड वन इज द साइटोप्लाज्म। योक और साइटोप्लाज्म ये दो चीजें एग में होती है। कंफर्म? योक एग का न्यूट्रिएंट्स होता है स्टूडेंट, ओके। और योक लीवर में प्रोड्यूस होता है और योक का अमाउंट एग में डिफर होता है। किसी एनिमल के एग में योक ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो योक और साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो होता है वो चेंज होता है स्टूडेंट एग में। इसके बेस पर अब क्लासिफिकेशन है। तो मैं शुरू कर रहा हूं हमारे पास जो टॉपिक है उसको, और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग। अब टाइप्स ऑफ एग में पहला बेस बनेगा अमाउंट ऑफ योक स्टूडेंट। योक के बेस पर एग का क्लासिफिकेशन। तो एग में दो चीजें हैं, वन इज द साइटोप्लाज्म एंड वन इज द योक स्टूडेंट। अगर योक बहुत कम है और साइटोप्लाज्म ज्यादा है, these eggs are called the microlethal egg। लेसिथल वर्ड योग के लिए यूज किया जाता है। योग आपने कम रखा, सो दिस कंडीशन स्टूडेंट ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं, इस एक कंडीशन, और वो कंडीशन ये रहे, दिस इज कॉल्ड माइक्रोलेसिथल एग का पहला टाइप। और ऐसे एग क्या होंगे स्टूडेंट जिनमें योग का अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म से कम करना पड़ेगा। यानी साइटोप्लाज्म ज्यादा है और योग कम है। ऐसी अगर बोले तो 75% पोर्शन साइटोप्लाज्म का हो गया और 25% पोर्शन योग का हो गया। ठीक है सर, ये हो जाएगा माइक्रोलेसिथल एग। श्योर? अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, माइक्रोलेसिथल एग मींस योग ज्यादा, साइटोप्लाज्म कम। और ये एग उनके पास होगा जिनमें न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट जो है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स जो है वो मदर से मिल जाता है, मींस प्लेसेंटा। तो उनमें योग की जरूरत ही नहीं। मैमल्स तीन होते हैं स्टूडेंट, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। आप जानते हैं इस बात को। यूथेरियन मैमल्स में वेल डेवलप प्लेसेंटा होता है। यूथेरियन मैमल्स में मदर से बच्चा जो है न्यूट्रिएंट्स लेता है, तो उसे योग की क्या रिक्वायरमेंट है। इसलिए यूथेरियन और मेटाथीरियन मैमल्स जो होंगे वो ये। लेकिन प्रोटोथीरिया वो मैमल्स होते हैं जो एग लेइंग होते हैं स्टूडेंट, अंडे देने का काम करते हैं, उनमें प्लेसेंटा नहीं होता है। श्योर? एग्जाम्पल ऑर्निथोरिंकस, प्लेटिपस। तो फिर उनके अंदर तो ये वाला एग नहीं होगा। तो ये मिलेगा अगर कोई पूछे कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम बता सकते हैं स्टूडेंट। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा आज के बाद मेटाथीरिया, यूथीरिया। मैमल्स तीन होते हैं, उनमें से दो मैमल्स ये वाले एग रखेंगे स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट सेफेलोपॉडेटा का एक एनिमल होता है एम्फिऑक्सिस, वो भी इसी तरीके का रखेगा। एक सी अर्चिन, वो भी इसी तरीके का रखेगा। तो ये हमारे पास एक वर्ड आ गया। एक बात बताऊं बहुत जोरदार, ह्यूमन के अंदर स्टूडेंट वेल डेवलप प्लेसेंटा होता है और उस प्लेसेंटा से पूरा न्यूट्रिएंट्स डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलता है। इसलिए ह्यूमन के एग में योग नेग्लिजिबल फॉर्म में होता है, वेरी लिटिल अमाउंट, एक तरीके से मान सकते होता ही नहीं। सो इन दिस कंडीशन अ वर्ड इज यूज्ड कॉल्ड alacithal student, alacithal
What is the meaning of alacethyl? Yolk is negligible, student. Is negligible, student. तो ये हमारे पास नेग्लिजिबल हो जाएगा योक, और इसका एग्जांपल सिर्फ जाएगा एक ह्यूमन्स एग, स्टूडेंट, सिर्फ ये। ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर कर लें। योग के अमाउंट के बेस पर टॉपिक है स्टूडेंट, और अभी तक उसके बेस पर हमारे पास 2 एग आ गए। अब कंडीशन अगली बनी, ये इसी का एक तरीके से टाइप हो। अब कंडीशन वो बनी जिसमें कि एग में योग और साइटोप्लाज्म लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट सेम, 50-50% जिसे कहते हैं। सो इन दिस कंडीशन mesolecithal egg, mesolecithal egg, what is the meaning of mesolecithal? Yolk is almost equal to cytoplasm, student. ये लीजिए, yolk is almost equal to cytoplasm, this is called mesolecithal egg। और अगर एग्जांपल की बात की जाए तो स्टूडेंट एम्फीबिया जो होते हैं, फ्रॉग, एम्फीबिया, या आपने फिशेस पढ़ा है टॉपिक फिश में, एडवांस फिश होती है लंग फिश स्टूडेंट, एनिमल किंगडम के अंदर, और ये बोनी फिश होती है स्पेशल, जिनमें एयर ब्लैडर एक्ट एज ए लंग्स स्टूडेंट। इन लंग फिश में और एम्फीबिया में आपको इसी तरीके के एग देखने को मिलेगा। ये 2 कंडीशन आ गई, कंडीशन नंबर 1 जिसमें कि योग साइटोप्लाज्म से कम हो, और कंडीशन नंबर 2 जिसमें योग और साइटोप्लाज्म इक्वल हो। अब एक कंडीशन और बची है जिसमें योग क्रॉस कर गया साइटोप्लाज्म को, यानी योग इज मोर देन साइटोप्लाज्म। यू कैन से दैट स्टूडेंट की 75% अगर मान लीजिए योग है तो 25% साइटोप्लाज्म, और ये कंडीशन हमें ली। एंड दीज एग्स आर कॉल्ड द मेगालेसिथल एग, स्टूडेंट। दिस वन मेगालेसिथल एग, ऑल्सो कॉल्ड द मैक्रोलेसिथल एग। तो आज के बाद ये एक और टाइप आ गया मैक्रोलेसिथल एग। और आपसे पूछा जाए क्या साहब, तो योग इज हायर देन साइटोप्लाज्म, स्टूडेंट। इस तरह के एग के अंदर योग साइटोप्लाज्म से ज्यादा है स्टूडेंट, ये हो गए। और ये एग किन में मिलेगा? ये उन एनिमल्स को दिया जाएगा जो जमीन पर अंडे देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उन एनिमल्स को अपने अंडे के अंदर ही सारे न्यूट्रिएंट्स भर के लाना पड़ेगा, तो वो योग की कोई कमी नहीं होने देता। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, दीज आर द ओविपेरस एनिमल्स, एग लाइंग एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टा, कॉकरोच। और मैमल्स में मैंने आपसे कहा था 3 मैमल्स, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। आपने कहा हाँ, तो प्रोटोथीरिया मैंने बोला था एग लाइंग मैमल्स, तो फिर वो भी इसी में आएंगे। तो अगर आज मैं आपसे बोलूं कि मेगालेसिथल के एग्जांपल बताइए, तो मेगालेसिथल के एग्जांपल ये रहे स्टूडेंट, रेप्टाइल्स 1 वर्ड, बर्ड्स दूसरा, इंसेक्टा एक और उसके बाद प्रोटोथीरिया मैमल्स। ये लीजिए स्टूडेंट्स, तो जो पॉइंट आपसे क्लियर करवाया मैंने वो देखिएगा जरा इधर। ये हमारे पास एक टॉपिक आया है स्टूडेंट, और अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 2 3 और ये 4, यानी स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक एग इज ऑफ 4 टाइप्स, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मेसोलेसिथल, मेगालेसिथल। श्योर, ये एक पॉइंट क्लियर हुआ, यानी योक साइटोप्लाज्म से कम, योक और साइटोप्लाज्म में बराबर, और योक साइटोप्लाज्म से ज्यादा, और एक कंडीशन ह्यूमन में अलग से आ गई। ये लीजिए सर, डन। अब मेरी बात को सुनना जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये तो हुआ योक अमाउंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। योक का डिस्ट्रीब्यूशन एग में कैसे होगा? एग में साइटोप्लाज्म भी है, एग में योक भी है। योक होता गाढ़ा, विस्कस होता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी एग में अलग अलग, उसके बेस पर भी स्टूडेंट क्लासिफिकेशन होगा। तो हम जरा एक क्लासिफिकेशन और देखेंगे, और वह बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक स्टूडेंट। यानी आज अगर मैं आपसे बोलूं कि साहब हैंस एग, मुर्गी का अंडा, तो आप कहेंगे मेगालेसिथल। बर्ड मैं अगर आपसे कहूं लिजार्ड, स्नेक, सांप का अंडा, तो आप बोलेंगे सर मेगालेसिथल। मैं आपसे बोलूं फ्रॉग का एग, तो आप बोलेंगे मेसोलेसिथल। मैं आपसे बोलूं रैबिट का एग, माइक्रोलेसिथल। श्योर, ये पॉइंट्स है। अब डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरी बात को सुनना स्टूडेंट, अगर योक कम है और साइटोप्लाज्म ज्यादा है, योक कम साइटोप्लाज्म ज्यादा, तो योक अंडे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरे अंडे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
ऐसा नहीं कि अंडे के किसी पार्ट में, यानी अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो देखिएगा इधर, ये स्टूडेंट्स मैं आपको इसको देता हूं, दिस वन इज एग, ओके साहब। और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट ये साइटोप्लाज्म मान लेते हैं हम लोग, ये साइटोप्लाज्म है, ये लीजिए क्लियर, ये साइटोप्लाज्म हो गया। और स्टूडेंट्स ये हम योक मान लेते हैं, तो योक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एग्स, ये लीजिए पूरे एग में ये। और अगर ये हम लोग न्यूक्लियस मान लेते हैं, एंड दीज एग्स आर कॉल्ड, फर्स्ट पॉइंट, आइसोलेसिथल एग। Yolk is equally distributed, also called homolacithal egg. Yolk and cytoplasm equality. Yolk पूरे अंडे में equally distributed है, अंडे के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में ज्यादा नहीं है। एंड these एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, शर्त एक ही है, योक अमाउंट साइटोप्लाज्म से कम होना चाहिए। सो एग्जाम्पल हो जाएगा माइक्रोलेसिथल एग। डन, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ सब, मुझे लग रहा है समझ में आ गया। चलिए अब आइए स्टूडेंट अगले पॉइंट पे आते हैं। अब अगर योक और साइटोप्लाज्म 50-50% है, सेम है, तो फिर क्या करें? तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में योक होता है गाढ़ा, तो वो अंडे के नीचे वाले पोर्शन में बैठ जाएगा और साइटोप्लाज्म ऊपर रहेगा। जी हाँ, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जो वो ऊपर है और नीचे वाले पोर्शन में एग के योक होगा और नीचे साइटोप्लाज्म थोड़ा बहुत होगा, बट पूरा योक नीचे हो जाएगा। जैसे जरा बात करते हैं स्टूडेंट, ये एग हो गया, ठीक है साहब, और इस एग के अंदर स्टूडेंट ये साइटोप्लाज्म हो गया ऊपर, ये लीजिए, और इसी साइटोप्लाज्म में हमने न्यूक्लियस था, ये हो गया सब। लेकिन इसी साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट योक वो नीचे आ गया, तो नीचे वाले एरिया में अंडे के नीचे वाले पोर्शन में योक प्लस साइटोप्लाज्म दोनों था, थोड़ा बहुत, ये लीजिए, लेकिन ऊपर ओनली साइटोप्लाज्म। ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसे हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म और इसे नाम देंगे हम योक, और इसमें साइटोप्लाज्म भी है थोड़ा बहुत। एंड दीज एग्स आर कॉल्ड स्टूडेंट टीलोलेसिथल एग। श्योर। और टीलोलेसिथल एग कब होगा? जब योक और साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट सेम है। इट मींस एग्जांपल की बात करें तो मीजोलेसिथल जो एनिमल थे उनमें मीजोलेसिथल एग में ये होगा साहब। डन। चलिए साहब, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ हमारा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे गए स्टूडेंट, ध्यान से देखना, आप मैं बोल रहा हूं एक कंडीशन और आएगी, और वो क्या कंडीशन आएगी इधर देखिएगा कि योक साइटोप्लाज्म से ज्यादा, आई थिंक मेगालेसिथल एग, मैक्रोलेसिथल जिसे हम कह रहे हैं। और स्टूडेंट जब योक साइटोप्लाज्म से ज्यादा होगा तो योक ऐसे ऊपर होता जाएगा और साइटोप्लाज्म ऊपर अंडे के इस पोर्शन में एक डिस्क की फॉर्म में रह जाएगा। देखना इधर, ये लीजिए, ये हो गया। और यहां स्टूडेंट साइटोप्लाज्म इस तरीके से एक डिस्क की फॉर्म में रह गया और उसी डिस्क में न्यूक्लियस है स्टूडेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, योक पूरे अंडे में नीचे इस तरीके से हो गया, यानी अंडे के एक सिरे पर साइटोप्लाज्म हो जाएगा। एंड दिस डिस्क इज कॉल्ड स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड जर्मिनल डिस्क। इंपॉर्टेंट लाइन, ये जर्मिनल डिस्क कहलाएगी ये। एंड दिस इज योक स्टूडेंट। कंफर्म? मुझे लग रहा है समझ में आई बात। ये पॉइंट आया हमारे पास। आपको पता है जो एम्ब्रियो बनेगा वो किससे बनेगा? यस, जर्मिनल डिस्क से। योक से एम्ब्रियो थोड़ी बनेगा, योक तो न्यूट्रिएंट्स है, खाना। धीरे धीरे योक लेता जाएगा बच्चा, बच्चा बड़ा होता जाएगा और ये अंदर एग में ये कम होता जाएगा योक। एंड these eggs are called discoidal egg student, discoidal egg। और ऐसी कंडीशन में एग्जांपल जाएगा स्टूडेंट मेगालेसिथल एग। पर मैं एक बात बताऊं आपको, मेगालेसिथल के 4 एग्जांपल्स है, बर्ड, रेप्टाइल्स,
प्रोटोथीरिया और इंसेक्टा, यही थे। इसमें से इंसेक्टा को छोड़ दो स्टूडेंट। इंसेक्टा का एग जो होता है वो इस तरीके से ओवल और राउंडेड नहीं होता, इसलिए ये एग्जाम्पल जाएगा रेप्टाइल्स एक तो, या और एक जाएगा बर्ड्स स्टूडेंट, ओके, और एक जाएगा प्रोटोथीरिया। जी हाँ, उनमें ये वाला मामला मिलेगा, ये लीजिए। तो ये पॉइंट आएगा। तो फिर बात आती है इंसेक्टा में क्या रहेगा सब डिस्ट्रीब्यूशन के बेस। आइए स्टूडेंट, इंसेक्टा में क्या रहा डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, एक पॉइंट और बताता हूं। इंसेक्टा में स्टूडेंट कुछ इस तरीके से इलोंगेटेड एग होता है, ध्यान से देखना। इंसेक्टा में कुछ इस तरीके से इलोंगेटेड एग होता है, ये लीजिए, ये ला। और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट योग जो साइटोप्लाज्म होता है वो एग के पेरिफेरल जोन में आ जाता है, ये लीजिए, साइटोप्लाज्म एग के पेरिफेरल जोन में आ जाता है, ये रहा। और ये रहा न्यूक्लियस, दिस वन। और एग के पूरे सेंटर पोर्शन में जो प्रेजेंट होता है वो योक होता है, यानी योक एग के सेंटर पोर्शन में चला जाएगा और साइटोप्लाज्म जो है वो केवल पेरिफेरल जोन में रहेगा। स्टूडेंट्स, दिस वन, दिस इज योक and this is cytoplasm. The yolk present in the center of egg. Yolk is called lecital और center में, so these eggs are called centrolecital egg. Centrolecital egg. और example only one, insecta. ये लीजिए स्टूडेंट्स। तो जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया वो ये था, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक एग्स आर ऑफ 4 टाइप्स, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल, डिस्कॉइडल एग एंड स्टूडेंट सेंट्रोलेसिथल। दोबारा, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल, डिस्कॉइडल, सेंट्रोलेसिथल। योक साइटोप्लाज्म से कम तो पूरे एग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, आइसोलेसिथल, एग्जांपल माइक्रोलेसिथल। और अगर योक साइटोप्लाज्म बराबर बराबर तो अंडे के आधे पार्ट में नीचे वाले में योक और ऊपर वाले में साइटोप्लाज्म, टीलोलेसिथल। और अगर योक ज्यादा तो साइटोप्लाज्म एक डिस्क की फॉर्म में अंडे के ऊपर वाले हिस्से पर रहेगा, डिस्कॉइडल एग। लेकिन मेगालेसिथल एग्जांपल पर उसमें इंसेक्टा डिफर हो गया क्योंकि इसमें इलोंगेटेड एग है तो उसमें सेंट्रोलेसिथल। ये लीजिए साहब, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर और अमाउंट के बेस पर ये। एक बात और बताता हूं आपको, यहां तक कंप्लीट मानो, ठीक है? अब इधर देखना, अब एक चीज और आपको बताता हूं। कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं जमीन पर, ओविपेरस एनिमल्स अंडे जमीन पर दे रहे हैं, और लैंड पर इतनी ज्यादा हीट होने की वजह से उन अंडों में से वाटर का पूरा वेपोराइजेशन हो जाएगा और अंदर एम्ब्रियो मर जाएगा वाटर लॉस की वजह से। समझा आप मेरी बात? तो अब इसको अपन क्या बोले सर, जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे अंडों को बचाने के लिए स्टूडेंट ध्यान से देखना, ऐसे एग्स जो होते हैं उनके बाहर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए CaCO3 का शेल लगा दिया जाता है, दिस वन, CaCO3 शेल, या ताकि वाटर लॉस नहीं हो। एंड दीज एग्स आर कॉल्ड क्लीडोइक एग जी। और जो अंडे पानी में दिए जाएंगे स्टूडेंट, या फिर बॉडी के बाहर नहीं दिए जाएंगे, अंदर ही रहेंगे, फॉर एग्जांपल मैमल्स, ह्यूमन, फैलोपियन ट्यूब में, उनमें CaCO3 के शेल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एंड विदाउट शेल एग्स आर नॉन एज अ नॉन क्लीडोइक एग। तो अगर मैं आपसे एक पॉइंट कहूं तो वो ये जा रहा है स्टूडेंट, या बेसिस ऑफ शेल एग का क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो वो ये रहा। एंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स स्टूडेंट, देखिएगा इधर। एंड फर्स्ट इज नॉन एज स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड क्लीडोइक एग, एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द नॉन क्लीडोइक एग स्टूडेंट। क्लीडोइक एग एंड नॉन क्लीडोइक एग स्टूडेंट, ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरीके से ये लीजिए। क्लीडोइक एग्स, these eggs स्टूडेंट अगर हम बात करें इनकी तो इनके बारे में आएगा, these eggs are
covered by CaCO3 shell। जी स्टूडेंट, और अगर नॉन क्लोराइड एग की बात की जाए तो स्टूडेंट शेल एब्सेंट, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है और इसमें शेल होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए स्टूडेंट तो आज के बाद बर्ड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रेप्टाइल्स में भी यही मिलेगा, ये लीजिए इंसेक्टा में भी यही मिलेगा। और अगर बात की जाए तो नॉन क्लोराइड एग एम्फीबिया में होंगे, क्योंकि एम्फीबिया अपने अंडे पानी में देते हैं स्टूडेंट। यही बात में अगर की जाए तो मैमल्स, क्योंकि मैमल्स अंडे देते ही नहीं है बाहर, उनमें एग्स केवल फैलोपियन ट्यूब तक रहता है। सो आज हमने टाइप्स ऑफ एग अगर बात की जाए तो आज जो पॉइंट आया वो जरा आप मुझे सपोर्ट करना। टाइप्स ऑफ एग हमारा टॉपिक है, एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, और उस टॉपिक में हमने 3 बेस यूज करे। पहला बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक स्टूडेंट, और उसके बेस पे 4 टाइप्स ऑफ एग, ए लेसिथल, माइक्रो लेसिथल, मीजो लेसिथल, मेगा लेसिथल। श्योर। उसके बाद स्टूडेंट हमने यूज किया वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक के बेस पर, और उस पर भी 4 टाइप्स के एग, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल, डिस्कॉइडल एंड सेंट्रोलेसिथल स्टूडेंट। फिर हमने एक वर्ड यूज किया शेल एग के बाहर है या नहीं है। अगर शेल प्रेजेंट है तो क्लिडोइक एग, और नहीं है तो नॉन क्लिडोइक एग, और इसमें भी कंप्लीट कर लेंगे आप टॉपिक। अब अगर मैं आपसे बात करूं एग्जाम्पल की तो जरा ध्यान से मुझे एक एक चीज बताते जाना आप स्टूडेंट। यस, मैं बोलूं मैमेलियन एग तो इजिकल टू करके जवाब आना चाहिए माइक्रोलेसिथल प्लस आइसोलेसिथल प्लस नॉन क्लिडोइक। डन। जरा आप इसी चीज को, हैंड्स एग मुर्गी का अंडा, मेगालेसिथल, डिस्कॉइडल एग, क्लिडोइक। श्योर। अगर मैं कहूं फ्रॉग्स एग, मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल, नॉन क्लिडोइक। तो इस तरीके से स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एग नाम का एक टॉपिक हमने फिनिश करा। श्योर। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जब मैंने आपको पहली क्लास ली इसमें तो मैंने आपसे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में बात की थी, और उसमें था रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ये रहे गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, याद है आपको, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन और पार्चुलेशन। हम गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से, मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis सब। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आना चाहिए स्टूडेंट वो आएगा फर्टिलाइजेशन और इंसेमिनेशन। ये दो इंसेमिनेशन का मीनिंग मैं बता चुका हूं। तो अब स्टार्ट करते हैं, वापस एनसीईआरटी का सीक्वेंस उठाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो अब हम उसी टॉपिक को लेने जा रहे हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट इज नॉन एज अ फर्टिलाइजेशन। दोबारा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट इज नॉन एज अ फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट। तो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा उसमें ये। अब पहला क्वेश्चन आता है डिप्लॉयड जाइगोट रिजल्ट आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा फर्टिलाइजेशन की लोकेशन कहाँ है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा। तो इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन अकर इन अ एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट इसका बन के आ रहा है तो वो ये है कि इट अकर इन अ एम्पुलरी रीजन स्टूडेंट। दोबारा, एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये लीजिए, एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ। फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में होता है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट ध्यान से सुनना, फर्टिलाइजेशन कैन अकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर transported simultaneously to ampulla region। जी ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि ओवा आ गया और स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, और स्पर्म अवेलेबल है तो ओवा नहीं हो तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। मैंने आपको जो फर्टाइल पीरियड पढ़ाया तो वो इसी बेस पे तो पढ़ाया था कि ओवुलेशन के बाद जो एग होता है, ओवम होता है, लगभग स्टूडेंट 24 आवर्स से लेकर 36 आवर्स के आसपास उसकी लाइफ स्पॉन है, और फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में स्पर्म करीब 2 दिन तक 3 दिन तक जिंदा रहता है। ये हमारी बात हुई, इसलिए मैं आपको फर्टाइल पीरियड का था।
तो 10 से 17 तारीख फर्टाइल पीरियड क्यों माना है? वो इसीलिए माना है कि आप फर्टिलाइजेशन हमेशा नहीं बोल सकते। यानी मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स स्टूडेंट 22 या 23 तारीख होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के और स्पर्म चला गया, तो फर्टिलाइजेशन थोड़ी होगा। यानी डबल स्टार एनसीईआरटी की। और वही है कि ऑल कॉपुलेशंस नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन। यस, हर सेक्सुअल इंटरकॉर्स या कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये तभी होगा फर्टिलाइजेशन क्या ना का if sperm and ova transported to ampullary region simultaneously. So यहां से एक लाइन और निकल रहा है, वो लाइन इंपॉर्टेंट हो गई स्टूडेंट। क्या लाइन है? कोई पूछे तो वो ये रही स्टूडेंट कि ऑल populations not lead to fertilization स्टूडेंट। ये लीजिए, फर्टिलाइजेशन, सारे कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये अब फर्टिलाइजेशन का सीक्वेंस देखकर स्टूडेंट क्या क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस वाला जोन, सर्विक्स और ये वेजाइना। स्टूडेंट जब भी सेक्सुअल इंटरकॉर्स होता है तो मेल पेनिस द्वारा सीमेन को वेजाइना वाले जोन में, स्टूडेंट वेजाइना वाले जोन में रिलीज कर देता है, दिस वन जेनिटल ट्रैक्ट में, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज इंसेमिनेशन। मेल पेनिस ट्रांसफर सीमेन इनटू फीमेल वेजाइना एंड दिस इज नॉन एज द इंसेमिनेशन। हमने पढ़ा था, तो इंसेमिनेशन हमारा टर्म आ गया सब, गॉट इट। और सिंगल इजैकुलेशन में अप्रॉक्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, डन। और यहां इजैकुलेशन हो गया सब, अब इंसेमिनेशन प्रोसेस हो गया और अब स्पर्म यहां पड़े हुए। उसके बाद स्टूडेंट स्पर्म स्विम थ्रू सर्विक्स, देन यूट्रस, श्योर, स्पर्म स्विम थ्रू cervix, uterus and finally reach to the fallopian tube. या और स्पर्म पूरे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा एम्पुलरी रीजन पर। बहुत सारे स्पर्म वेजाइना और सर्विक्स जोन में ही मर जाते हैं स्टूडेंट। तो यहां आते आते प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, ये क्लियर। और इस काम में स्टूडेंट फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्शन वेव, वो और स्पर्म की टेल, ये दोनों हेल्प करते हैं स्पर्म के ऊपर जाने में। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को जब स्पर्म पास कर रहा है स्टूडेंट, तो उस चक्कर में उसके अंदर उसकी एक तो मोटाइल जो कैपेबिलिटी है वो उसकी टेल, वो और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन ये करते हैं। डन, यहां तक क्लियर। आइए और पॉइंट बता, ध्यान से सुनो, मैं एक और बात बोल रहा हूं। जब स्पर्म यहां ऊपर जा रहा है स्टूडेंट, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का जो सीक्रेशन है वो इस स्पर्म पे स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि ये स्पर्म है और ये उसका हेड है स्टूडेंट, और ये स्पर्म का नेक्स्ट पोर्शन है। तो स्पर्म के हेड के ऊपर मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है और इनहिबिटरी प्रोटीन चिपक रहे होते हैं जो स्पेशली हेड और एक्रोसोम वाले जोन पे होते हैं, बताया था मैंने आपको। और यह एपिडिडाइमिस में किया जाता है। लेकिन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब स्पर्म ऊपर चढ़ रहा होता है स्टूडेंट, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का जो सीक्रेशन है सर्विक्स और यूट्रस का स्टूडेंट, वो स्पर्म के ऊपर से इस लेयर को हटा देता है स्टूडेंट, दिस वन, ये हटा दी लेयर, ये पूरी लेयर हट जाएगी कोलेस्ट्रॉल की, ये सारा ये और इनहिबिटरी प्रोटीन सब हट जाएगा स्टूडेंट। और स्पर्म में जो बचेगा पोर्शन वो उसका हेड रहेगा एक्रोसोम, दिस वन एक्सपोज्ड एक्रोसोम इज, एंड दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपेसिटेशन। तो स्पर्म में एग को फर्टाइल करने की कैपेसिटी आ गई, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन स्टूडेंट। और कैपेसिटेशन अकर इन, हमारा फर्स्ट पॉइंट आया, तो जब आप फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो सीक्रेशन है वो कैपेसिटेशन करता है। और कैपेसिटेशन में आखिर हो क्या रहा है? कैपेसिटेशन में स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल लेयर और इनहिबिटरी प्रोटीन्स को रिमूव किया जाता है और एक्रोसोम आर एक्सपोज्ड, तो अब उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है और उसमें एक्रोसोम एक्टिवेट होने से स्टूडेंट एग को फर्टाइल करने की कैपेसिटी आ जाती है।
So capacitation mainly occur in female genital tract. Most important line. नहीं आया समझ में? याद है पूरा? ये पॉइंट श्योर? तो स्टूडेंट फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कैपेसिटेशन होगा, करीब 5 से 7 घंटे इस प्रोसेस में लगेंगे। इसमें होगा क्या वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। तो अगर हम इधर देखें आप स्टूडेंट, अगर हम बात करें, ये हटाते पूरा, और अगर स्पर्म का यानी कि फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसीजर की स्टडी करें तो कौन कौन सा सीक्वेंस होगा, जरा इधर देखना है स्टूडेंट। हमारे पास तीसरा पॉइंट तो ये आया कि स्पर्म स्विम करता हुआ पहले हमें जो प्रोसीजर होगा वो होगा इंसेमिनेशन। स्टूडेंट एक स्टेप तो ये आई इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना। स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन के बाद जो अगला स्टेप होगा वो स्पर्म स्विम करता हुआ जब ऊपर जा रहा है तो स्टूडेंट जो अगला स्टेप जाएगा दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। ये हमारे पास एक वर्ड आया, नेक्स्ट टर्म इज द कैपेसिटेशन। और इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइन आई, अकर इन अ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। स्टूडेंट ऑल इंडिया पीएमटी ने इसको पूछ लिया है 2 बार, तो इंपॉर्टेंट हो गया। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है स्टूडेंट कैपेसिटेशन, और इस प्रोसीजर में होगा क्या? स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट स्टूडेंट कोलेस्ट्रॉल लेयर और इनहिबिटरी प्रोटीन जो है सब उनको हटा दिया जाएगा, और स्पर्म में एग को फर्टाइल करने की कैपेसिटी आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। अब इस फाइनल क्या हुआ? फाइनल बात यह है स्टूडेंट कि अब फैलोपियन ट्यूब में जो ये फैलोपियन ट्यूब, इसमें जो एग है उसके पास स्पर्म आ जाएंगे स्टूडेंट। ये स्पर्म उस एग के पास आ गए। ये लीजिए, अब जो फैलोपियन ट्यूब में एग होता है उसके बारे में मुझे आप एक्सप्लेन करें कि शायद मैमेलियन एग इज सराउंडेड बाय 2 एग मेम्ब्रेन, मुझे जो याद है, एंड वन इज कॉल्ड द जोना पेलिसिडा एंड वन इज कॉल्ड द कोरोना रेडिएटर। चलिए आइए मैं अब आपको एक बात बताता हूं कि जो मैमेलियन एग है उसकी स्टडी। ये मैमेलियन एग है हमारे पास, ये मैमेलियन एग फैलोपियन ट्यूब में रखा हुआ है स्टूडेंट। इसको अब अभी हम लेबल कर लेते हैं और इसकी पूरी स्टडी। और ये इसके पास बहुत सारे स्पर्म आ गए, जरा मुझे सपोर्ट करिएगा। जो है दिस वन, these are called the spermatozoa स्टूडेंट, स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म, ये आ गए हैं इसके पास। और अगर लेयर की बात मैं आपसे करना चाहूं तो आप सपोर्ट करना। दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट कोरोना रेडिएटा, लेयर का नाम रखा जाएगा। और कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी लेयर एग मेम्ब्रेन है, और ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की बनी हुई है। दीज सेल्स आर कनेक्टेड बाय, शायद आपको याद हो स्टूडेंट, दीज सेल्स आर कनेक्टेड बाय हाइलोरोनिक एसिड। स्टूडेंट ये इनके बीच में, सेल्स के बीच में हाइलोरोनिक एसिड होता है, ये लीजिए, और उससे ये जुड़ी हुई है हाइलोरोनिक एसिड से। उसके बाद सेकंड लेयर की बारी आती है स्टूडेंट, दिस वन, ये सेकंड लेयर हो गई, ध्यान से, दिस वन, एंड दिस सेकंड लेयर इज नोन एज द जोना पेलिसिडा। स्टूडेंट जोना पेलिसिडा ये सेकंड लेयर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई मोटी लेयर होती है स्टूडेंट, ये नॉन सेलुलर है, ये लीजिए। और ये जो स्ट्रक्चर अंदर है स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। आपको पढ़ा हुआ शायद सेकेंडरी oocyte स्टूडेंट। ये एक थोड़ी सी बात आपसे कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटी में इसमें ओवम लिखा हुआ, तो जब स्पर्म उसके पास है तो उसे ओवम नहीं कहना चाहिए वैसे तो हमें, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte हम इसका एक्चुअल टर्म लिख रहे हैं, वैसे इसमें ओवम लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहां ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। श्योर, ये जोना पेलिसिडा हो गई, ये कोरोना रेडिएटा लेयर हो गई, ये स्टार्ट, ये, और ये जो स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान से, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग स्टूडेंट, सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो जोना पेलिसिडा, ध्यान देखना स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में ये स्पेस आपको दिख रहा है, दिख रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, दिस स्पेस, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, दिस स्पेस इज कॉल्ड या पेरीवाइटलाइन स्पेस।
दोबारा बोलूंगा, इस स्पेस का नाम पेरीवाइटलाइन स्पेस होगा स्टूडेंट, और ये स्पेस यहाँ रखा हुआ है स्टूडेंट, ये रहा, यानी कि जोना पेलुसिडा लेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उसे पेरीवाइटलाइन स्पेस कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी oocyte का साइटोप्लाज्म आ गया, ये पॉइंट है। यानी जो मैमेलियन एग होता है, इसको अगर मैं बाहर से अंदर एंट्री करता हूं तो आप मुझे बताना, this one is the corona radiata, next is called the zona pellucida, perivitelline space, plasma membrane and secondary oocyte cytoplasm. Sure, ये fallopian tube में आ गया, और कोरोना रेडिएटर टाइटली कनेक्टेड बाय द हाइलोरोनिक एसिड स्टूडेंट। अब देखिएगा, मैंने स्पर्म ये पहुंच गए यहाँ पर, ये स्पर्म पहुंच गए बहुत सारे और एग के पास पहुंच गए। पास आने के बाद स्टूडेंट इस बात को ध्यान देखिएगा। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आपको, जोना पेलुसिडा दिख रही है आपको, इस जोना पेलुसिडा पर स्टूडेंट ध्यान से देखना, इस जोना पेलुसिडा के ऊपर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट ये रिसेप्टर्स लग रहे हैं स्टूडेंट, जिन पर स्पर्म अटैच होते हैं। दीज आर द स्पर्म रिसेप्टर, ये लीजिए, एंड दीज स्पर्म रिसेप्टर्स आर नॉन एज स्टूडेंट JP3 रिसेप्टर, सॉरी दिस वन JP3 रिसेप्टर्स स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड JP3 रिसेप्टर, ये लीजिए। तो जोना पेलुसिडा पर JP3 रिसेप्टर होते हैं। आप ये मान के चलिए कि इन्हीं JP3 रिसेप्टर पे स्पर्म आके अटैच होगा, पर जैसे स्पर्म मैमेलियन एग के पास पहुंचा तो एग के ऊपर 2 एग मेम्ब्रेन थी, तो उनको हटाने के बाद ही वो एग के अंदर एंटर कर सकता है इस सेकेंडरी oocyte में स्टूडेंट। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए, तो कोई नहीं, इस स्पर्म के पास एक जोरदार चीज है और वो है एक्रोसोम। एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है, स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे बनता है, और एक्रोसोम कंटेन एंजाइम्स स्टूडेंट। These enzymes are known as a sperm lysin student। ये अब एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम इस काम को करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो मुझे बताइएगा जरा ध्यान से, हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 आएगी टर्म्स, वो आएगी स्टूडेंट एक्रोसोमल रिएक्शन। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन, क्योंकि अब एक्रोसोम की रिक्वायरमेंट हो गई। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स स्टूडेंट ध्यान से, एक्रोसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, these enzymes are known as a student enzymes are known as a sperm lysins। उन्हें स्पर्म लाइसेंस के नाम से बुलाया जाता है और स्पर्म लाइसेंस कहा जाएगा। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन में एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करते हैं स्टूडेंट, स्पर्म लाइसेंस एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या कौन कौन से एंजाइम इधर देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट एक एंजाइम रिलीज होगा and these is called the hyaluronidase student। hyaluronidase enzyme most important, ये hyaluronidase enzyme होगा और ये एंजाइम क्या करेगा आपको पता है स्टूडेंट, दिस वन डिसॉल्व हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड जो होगा स्टूडेंट, जो कि कोरोना रेडिएटर सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, उसको डिसॉल्व कर देगा। इसके कारण सेल्स जो होती है वो लूज हो जाएंगी, उनके बीच की सीमेंट खत्म हो गई है, अब सेल्स लूज हो गई है। अब सेकंड नंबर का जो एंजाइम अटैक करेगा एक्रोसोम वाला, वो ये है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये एक और एंजाइम आया, दिस वन कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और ये फिर कोरोना रेडिएटर लेयर को हटा देगा स्टूडेंट, रिमूव या कोरोना रेडिएटर सेल्स, कोरोना रेडिएटर सेल्स, अब ये उनको हटा देगा। यानी मेरा कहने का मीनिंग ये है कि बाहर की लेयर कोरोना रेडिएटा को हटाने के लिए, उसको पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म में 2 एंजाइम होंगे। एक हाइलोरोनिडेज एंजाइम है, पहले ये एंजाइम आएगा स्टूडेंट, उसके बाद कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम आएगा और वो लूज सेल्स को हटा के सीधे जोना पेलुसिडा के पर चिपक जाएगा, JP3 रिसेप्टर पर। अब स्पर्म का एक ही मोटर है, वो है स्टूडेंट क्या, जोना पेलुसिडा लेयर को भी हटाना है, तो उसके लिए वो एक एंजाइम और आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड जोना लाइसिन, ऑल्सो कॉल्ड द एक्रोसिन। ये एंजाइम आ गया स्टूडेंट, दोबारा जोना लाइसिन और एक्रोसिन एंजाइम ये, और ये एंजाइम क्या करेगा स्टूडेंट, दिस वन डिसॉल्व जोना पेलुसिडा लेयर, तो जोना पेलुसिडा लेयर को हटा देगा स्टूडेंट, ये लीजिए। और इस तरीके से तीनों एंजाइम का यूज करने पर स्पर्म सीधे जोना पेलुसिडा को हटा के पेरीवाइटलाइन स्पेस के अंदर एंटर कर जाएगा स्टूडेंट। यानी ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ, ये लीजिए, ये स्पर्म आया, ये आया, और ऐसे करके एंजाइम रिलीज करते हुए जा रहे हैं, कुछ यहाँ पहुंचे, कुछ यहाँ पहुंचे और कुछ यहाँ स्टूडेंट, और JP3 रिसेप्टर पे चिपक गया स्टूडेंट। तो जोना पेलुसिडा पर इस तरीके से हटा के JP3 रिसेप्टर पे टच हो गया और सीधे अंदर, और जो एंजाइम यहाँ पहुंच के सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे टच कर जाएगा कोई भी एक एंजाइम। तो दिस इज कॉल्ड द एक्रोसोमल रिएक्शन।
एक्रोसोमल रिएक्शन, तो सबसे पहले इंसेमिनेशन हुआ, उसके बाद स्पर्म ऊपर यूट्रस को क्रॉस करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, पास करता हुआ, और दिस इज कॉल्ड द यस कैपेसिटी, वहां कैपेसिटेशन प्रोसेस हुआ। फिर जैसे ही एग के पास पहुंचा फैलोपियन ट्यूब में, एक्रोसोमल रिएक्शन हुई जिसमें एक्रोसोम से एंजाइम रिलीज हुआ और एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व किया गया, एग मेम्ब्रेन पेनिट्रेट करके वो अंदर गया। सो एक्रोसोम हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट, इसके लिए मैमेलियन एक्रोसोम में 3 एंजाइम होंगे स्टूडेंट, और वो 3 एंजाइम में हाइलोरोनिडेज एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोनालाइसिन स्लैश एक्रोसिन एंजाइम, और इस तरीके से स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर जाएगा। गॉट इट? एक बात और कहना चाहूंगा, एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच और कैल्शियम ये जरूरत होती है स्टूडेंट। कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट है। कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्टिलाइजेशन। कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन नॉट अकर। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। ये हमारे पास एक डायग्राम हो गया इसके बारे में। JP3 रिसेप्टर को आप जानते हैं, जोना पेलिसिडा, ये सब तैयार हो गया। श्योर, समझ में आया था? तो एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं स्टूडेंट, इसके बाद का यहां तक का मुझे लग रहा पूरा तैयार हो गया। अब स्टूडेंट मेरी बात को सुनना ढंग से, जो मैं बोल रहा हूं। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या होगा? एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर देगा। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर देगा। कोई भी एक स्पर्म, जैसे एक स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है सेकेंडरी oocyte की, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होता है स्टूडेंट। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन क्यों हुआ साहब? उसका रीजन मैं बताता हूं। नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेकेंडरी oocyte की है वो दूसरे स्पर्म के लिए अब इम्परमेबल हो गई। जैसे किसी एक स्पर्म ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कहीं भी टच करा, फर्स्ट स्पर्म जिसने भी टच करा, और जैसे वो उसके कांटेक्ट में आया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन हो गया। बाकी स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच नहीं करेंगे। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, ये स्पर्म जा रहा है, मान लीजिए ये वाला, इसको देखते हैं, ये JP3 पे चिपक गया, उसके बाद ये जोनालाइसिन डाला, अब ये अंदर गया, मान लीजिए यहां आ गया, देखना इस तरफ, अब ये यहां आ गया, यहां आने के बाद अब इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच कर दिया। जैसे इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करा, इनको क्या पता स्टूडेंट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सभी अंदर जाते जाएंगे और सारे स्पर्म अंदर घुस जाएंगे। तो एक से ज्यादा स्पर्म अंदर ना आए एग के अंदर, इसको रोकने के लिए काम किया गया, और वह डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनटू एग इज नोन एज अ पॉलीस्पर्मी, और पॉलीस्पर्मी को रोकने का पहला मोड आया डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो जो सीक्वेंस चल रहा है मेरा, उसमें मैं बोलूं तो जरा इधर देखिएगा स्टूडेंट। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद अगर मैं बात करूं तो अब आप बोलोगे स्टूडेंट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, या और प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी स्टूडेंट, दिस वन ये लीजिए। और पॉलीस्पर्मी रोकने के दो पहला तरीका क्या किया जाएगा स्टूडेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीस्पर्मी? और वह है एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इन एग इज नॉन एज द पॉलीस्पर्मी। एक से ज्यादा स्पर्म अगर अंडे में जा रहे हैं तो उसे पॉलीस्पर्मी कह रहे हैं स्टूडेंट, और उसको रोकना पड़ेगा हमें, नहीं तो क्या मतलब है? तो फर्टिलाइजेशन में पॉलीस्पर्मी रोकने का पहला काम क्या हुआ स्टूडेंट? और उसका पहला मोड हुआ डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या जी स्टूडेंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका डीपोलराइजेशन हो जाएगा ओवम की। उसके बाद क्या हुआ? आइए अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं एक और बात। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये कोरोना रेडिएटर लेयर, ये जोना पेलिसिडा, ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। श्योर, जैसे किसी स्पर्म ने इसको टच करा स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक और चीज पढ़ाता हूं आपको। यहां पर स्पेशल टाइप के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, ये लीजिए। कोई पूछे साहब नाम बताइए, तो नाम ये रहा साहब, नाम है इनका कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ओके, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये स्टूडेंट्स ये स्पेशल टाइप के फ्लूइड एंजाइम सब्सटेंस से भरे हुए होते हैं। अब क्या होगा? स्पर्म के कांटेक्ट में आने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होगा, ये तो होगा, साथ में वो कैल्शियम को इन्फ्लक्स करेगी, यानी कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। इसलिए मैंने आपसे बोला था एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, यानी यहां से जो अंदर जाएगा स्टूडेंट, अब वो कैल्शियम जाएगा, दिस वन, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम।
और कैल्शियम अंदर जाएगा तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनको रैप्चर कर देगा, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से एंजाइम निकल के पेरीवाइटलाइन स्पेस में आ जाएंगे स्टूडेंट, या और पेरीवाइटलाइन स्पेस में आने के बाद वो जो JP3 रिसेप्टर जोना पेलिसिडा पर है उसको इनएक्टिवेट कर देंगे एंड जोना पेलिसिडा बिकम हार्डन, या वो हार्ड हो जाएगी और इम्परमेबल हो जाएगी अदर स्पर्म्स के लिए। यानी अब स्पर्म स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन, अब स्पर्म इस जोना पेलिसिडा पर भी टच नहीं कर पाएंगे, बाइंड नहीं हो पाएंगे। दोबारा इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे एक स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवम को टच करेगा स्टूडेंट, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होगा और फिर वो कैल्शियम के लिए स्टूडेंट उसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम अंदर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ स्टूडेंट, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे स्टूडेंट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जब कैल्शियम अंदर आएंगे तो फट जाएंगे और उनसे जो एंजाइम रिलीज होंगे वो पेरीवाइटलाइन स्पेस में आ जाएंगे और वो एंजाइम जोना पेलिसिडा की JP3 रिसेप्टर को डैमेज कर देंगे स्टूडेंट, तो ये इनएक्टिवेट कर देंगे और अब स्पर्म जोना पेलिसिडा पर भी टच नहीं होगा, तो पॉलीस्पर्मी एक और तरीके से रुकी। यानी पॉलीस्पर्मी को रोकने के दो मोड हो गए स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं। पॉलीस्पर्मी का पहला मोड क्या हुआ, मैंने आपको एक्सप्लेन करा। पॉलीस्पर्मी का पहला मोड यह है स्टूडेंट, पहला तरीका है डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा है कॉर्टिकल रिएक्शन। पहले क्या होगा आप मुझे बताओ, पहले डीपोलराइजेशन होगा कि कॉर्टिकल रिएक्शन? डीपोलराइजेशन, और वो तुरंत एक से ज्यादा स्पर्म रोकने का तरीका हो जाएगा। यानी अगला अगर मैं बोलूं आपसे तो आप बोलेंगे सर कॉर्टिकल रिएक्शन। ये क्या होती है सर? इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स काम करेंगे। ये क्या होते हैं सर? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं और ये कैल्शियम इन्फ्लक्स होने पर ये रिलीज करते हैं एंजाइम जो कि पेरीवाइटलाइन स्पेस में जाता है और जोना पेलिसिडा के JP3 रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करता है, जोना पेलिसिडा को हार्ड कर देता है और फिर वो दूसरे स्पर्म की एंट्री और बाइंडिंग रोक देती है। यानी इन दो तरीके से पॉलीस्पर्मी रोकी गई। पहले ये हुआ, फिर बाद में ये हुआ। ये तुरंत होता है, ये धीरे होगा बाद में। सो दिस इज कॉल्ड द स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। दोबारा एक बार ध्यान से देखना, ये डीपोलराइजेशन हो गया और ये कॉर्टिकल रिएक्शन हो गई। डीपोलराइजेशन जो है स्टूडेंट, डीपोलराइजेशन इज द फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, श्योर। और ये हो जाएगा कॉर्टिकल रिएक्शन इज द स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ये लीजिए स्टूडेंट्स, तो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। जरा एक बार अभी तक का, सबसे पहले स्पर्म रिलीज, सीमेन रिलीज हुआ, दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। फिर कैपेसिटेशन हुआ, फिर स्पर्म एग के पास पहुंच गए तो एग मेम्ब्रेन डिसॉल्व करना था तो एक्रोसोमल रिएक्शन हुई। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करा तो पॉलीस्पर्मी रोकनी थी तो डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ और उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ। डन। अब एक बात बताता हूं, जहां स्पर्म ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करा था उस जगह पर स्टूडेंट क्या हुआ? उस जगह पे एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कॉनिकल शेप प्रोजेक्शन बनाएगी स्टूडेंट। दिस देखिएगा, ये लीजिए, और ये कॉनिकल शेप प्रोजेक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए स्टूडेंट। दिस वन, दिस कॉनिकल शेप प्रोजेक्शन इज नोन एज द रिसेप्शन कोन। अपने कॉन्टैक्ट प्लेस पर स्टूडेंट या एट कॉन्टैक्ट प्लेस ऑफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग form conical shape projection and this conical shape projection is called the reception cone student। और स्पर्म यहाँ पर चिपका हुआ है। अब ये रिसेप्शन कॉन फॉर्मेशन होगा तो अगर नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाए प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी के बाद तो स्टूडेंट वो हो जाएगा यस रिसेप्शन कॉन फॉर्मेशन, रिसेप्शन कॉन फॉर्मेशन। ये एक और काम होगा तो जरा स्टार्ट आपको मैं शुरू से बताता हूँ इवेंट्स, आप देखते चलें ध्यान से। पहला इवेंट था हमारे पास स्टूडेंट, अगर हम इसको देखें तो ये इधर देखना, ये अब इधर देखना, इवेंट नंबर 1 इंसेमिनेशन, फिर हुआ कैपेसिटेशन, इवेंट नंबर, उसके बाद 3 हुआ एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर हुआ स्टूडेंट एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद इवेंट नंबर 4 प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी और इवेंट नंबर 5 हुआ रिसेप्शन कॉन्फॉर्मेशन। और रिसेप्शन कॉन्फॉर्मेशन ये लीजिए, देखिए ऐसे हुआ जहां पर इस जगह पर स्पर्म अटैच है स्टूडेंट, और रिसेप्शन कॉन्फॉर्मेशन के बाद अब उस रिसेप्शन कॉन को अंदर ले लिया जाएगा स्टूडेंट।
इस एग उसको अंदर ले लेगा और उस रिसेप्शन कॉन के साथ स्टूडेंट स्पर्म भी अंदर चला जाएगा, एंड दिस इज द एंट्री ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म अंदर गया, रिसेप्शन कॉन को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया एग ने अपने साइटोप्लाज्म में, तो स्पर्म की भी एंट्री होगी अंदर। ये पॉइंट आपके सामने। तो दिस वन इज द कॉर्टिकल रिएक्शन, पेरीवाइटल एंड स्पेस, कोरोना रेडिएटा बिखर चुकी है, जोना पैलिसिडा अपनी जगह पे भी। या अब मेरी बात को सुनना, रिसेप्शन कौन अंदर गया तो स्पर्म की भी एंट्री अंदर हो गई, यानी एक तरीके से एंट्री ऑफ स्पर्म इज अ मोड ऑफ द फैगोसाइटोसिस स्टूडेंट, अंदर खींच लिया और ये अंदर चला गया। दिस वन अगर मैं बात करूं तो ये आ गया स्पर्म, श्योर। ये स्टूडेंट मैमल्स में होल स्पर्म एंटर इनटू द एग, अंदर जाने के बाद उसकी टेल मिडिल पीस सब जो है वो डैमेज हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, और साइटोप्लाज्म में स्पर्म का हेड रहेगा और स्टूडेंट उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रहेगा। चला गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताऊं, जैसे ही स्पर्म इसमें एंटर करेगा स्टूडेंट, दोबारा जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर करेगा स्टूडेंट, एंट्री करने के बाद तुरंत बाद स्टूडेंट एंट्री करते ही सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, यानी कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकंड होगा, एंड सेकंड पोलर बॉडी एंड वन ओवम लार्ज ओवम फॉर्म। यानी अब अगर बात की जाए तो जरा इस चीज को आप समझना, मैं जो बोल रहा हूं, दिस वन ये ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ साइड में सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी स्टूडेंट, और ये जोना पेलिसिडा, ये जोना पेलिसिडा स्टूडेंट, दिस वन। और अब ये ओवम है, और इस ओवम के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये उसका साइटोप्लाज्म ओवम का, ये लीजिए, यानी आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म मियोसिस सेकंड कंप्लीट स्टूडेंट। यानी एक बात बताइए, इज इट ट्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट हो गया, उस गैमेट फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, उसके बाद मियोसिस सेकंड हुआ? नहीं, यानी सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट कब होगा? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। श्योर, फर्टिलाइजेशन के टाइम होगा बट फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, प्रैक्टिकल बात है, स्पर्म का फ्यूजन ओवम से होगा, सेकेंडरी oocyte से थोड़ी होगा, तो उसका न्यूक्लियस, यानी हम जो बात कह रहे हैं उसको सुनना, ये सेकंड पोलर बॉडी बन गई, श्योर, और स्पर्म आ गया यहां पर। स्पर्म का स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अब ओवम का न्यूक्लियस है, ये एनलार्ज हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ये इसका नाम पड़ेगा। इसी समय स्टूडेंट जो स्पर्म है उसका भी न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मेल प्रोन्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड सेकेंड पोलर बॉडी जो डिजनरेट होने वाली है स्टूडेंट। और एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर जो प्रेजेंट रहेगी स्टूडेंट, उसको कहेंगे हम लोग दिस वन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा स्टूडेंट, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा, और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये रहेगा, यानी स्पर्म के दो पार्ट रहेंगे बस है ओवम में। अब एक है स्पर्म का न्यूक्लियस और एक है स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, बाकी सब डिसॉल्व हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, और अब ये दोनों के दोनों प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे की तरफ आएंगे स्टूडेंट, और फ्यूज होके प्रोन्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे और डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, श्योर। और उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगेमी कहलाएगा स्टूडेंट, और उसके बाद उनके क्रोमोसोम मिक्स हो गए, एम्फिऑक्सिस कहलाएगा प्रोसेस। तो इस तरीके से डिप्लॉइड जाइगोट हुआ, और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। मैं दोबारा बोल रहा हूं, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, यानी अगर मैं इवेंट वापस आपसे बोलता हूं तो अभी तक इवेंट हमारे पास 5 हो गए थे। रिसेप्शन कॉन फॉर्मेशन के बाद स्टूडेंट क्या होगा? रिसेप्शन कॉन फॉर्मेशन के बाद एंट्री ऑफ स्पर्म होगी स्टूडेंट, एंट्री ऑफ स्पर्म होगा, और एंट्री ऑफ स्पर्म के बाद स्टूडेंट मियोसिस सेकंड कंप्लीशन होगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीशन होगा, और मियोसिस सेकंड कंप्लीशन के बाद अगर पूछा गया तो वो होगा फिर अब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स स्टूडेंट। ये लीजिए, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स स्टूडेंट, ये होगा, यानी पूरा और डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक बार और, रिसेप्शन कॉन जिस जगह पे कॉन्टैक्ट प्लेस था वहां स्पर्म अटैच होगा, रिसेप्शन कॉन बनेगा, फिर रिसेप्शन कॉन विथ स्पर्म अंदर ले लिया जाएगा, अंडे के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा अब स्पर्म। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म स्टूडेंट
मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, लार्ज हैप्लॉइड ओवम और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी जो डिजनरेट हो जाएगी सेकंड पोलर बॉडी। स्पर्म के एंट्री के बाद उसकी टेल, मिडिल पीस सब डिजनरेट हो जाएंगे स्टूडेंट, और केवल बचेगा अंडे के साइटोप्लाज्म के अंदर तो दो चीजें, एक तो स्पर्म का न्यूक्लियस और एक स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्स्ट डिवीजन करवाने में हेल्प करता है। और अब एग के साइटोप्लाज्म में रहेगा एग का न्यूक्लियस और उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, मेल न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और फिर फ्यूजन होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। यह है कंप्लीट साहब, यानी पूरा अगर प्रोसीजर फर्टिलाइजेशन का सीक्वेंस देखें तो आप मुझे बताएं, पहले स्टूडेंट इंसेमिनेशन, फिर कैपेसिटेशन, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन, उसके बाद रिसेप्शन कॉन्फॉर्मेशन, देन मियोसिस सेकंड कंप्लीशन एंड देन न्यूक्लियस फ्यूजन। गॉट, सारे स्टेप्स ले लिए हमने। जरा एक बार एरो में, इंसेमिनेशन, कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, डीपोलराइजेशन, कॉर्टिकल रिएक्शन, रिसेप्शन कॉन्फॉर्मेशन, मियोसिस सेकंड कंप्लीशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स स्टूडेंट, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। डन, श्योर। सुनो स्टूडेंट्स, पूरा आप बोले तो पूरा जोड़ देता हूं, मजा आ जाएगा पूरा एक सीक्वेंस में याद। सबसे पहले लेंगे स्टूडेंट, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, वहां से लेते हैं। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, फिर स्पर्मियोजेनेसिस, फिर सर्टोली सेल्स में स्पर्म एम्बेडेड है, उसको बाहर निकल के आया तो स्पर्मिएशन, फिर टेस्टिस से बाहर सेमिनेशन, फिर बॉडी से बाहर इजेकुलेशन, और फिर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंसेमिनेशन। तो शुरू से स्टूडेंट पूरा एक बार में याद होगा, देखिएगा। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इजेकुलेशन, इंसेमिनेशन, कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन, डीपोलराइजेशन, कॉर्टिकल रिएक्शन, रिसेप्शन कॉन्फॉर्मेशन, मियोसिस सेकंड कंप्लीशन एंड गैमेट्स न्यूक्लियस फ्यूजन। यह ऐसा फर्टिलाइजेशन टॉपिक, और इसको मैंने पूरा अच्छी तरीके से आपको ले लिया कैसे क्या है। तो पूरा एनसीईआरटी का टॉपिक और ये तैयार करवा के दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये तैयार।